चलो अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से सर्किट्स थे और उन सर्किट्स में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के निकालने के बाद में अब बारी आती है हमारी कुछ अलग तरह के सर्किट्स को एनालाइज करने की। कई बार क्या होता है, हमें सर्किट्स लाइन बाय लाइन लगे हुए दिखते हैं। अब वो जो लाइन बाय लाइन सर्किट्स लगे हुए हैं उनको भी तो एनालाइज करने का कोई तरीका होता होगा, तो आखिर वो तरीका क्या होता है? तो इस तरह के जो इनफाइनाइट सर्किट्स होते हैं, दो सर्किट्स आर नोन एज लैडर सर्किट्स। उनको क्या बोला जाता है? दे आर नोन एज द लैडर सर्किट्स। और लैडर सर्किट्स को हम लोग कुछ अलग तरह से डिफाइन करते हैं और उन्हीं को आज हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। देखो, एक मुझे लैडर दी गई जिसमें किस तरह से रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड थे, आर 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 एंड दिस गोज अप टू इन्फिनिटी। ये कहां तक जा रहे थे? इनफाइनाइट की तरफ जा रहे थे। ठीक है, इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म। हम इसको पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि इनफाइनाइट किस तरह से एक रिलेटिव टर्म होती है। ठीक है, तो ये सारे रेजिस्टेंसेस कहां पर जा रहे हैं? दीज रेजिस्टेंसेस आर गोइंग टिल इन्फिनिटी। मतलब एक इसी तरह का पैटर्न हमें आगे तक बनता हुआ नजर आ रहा था। अब इस पैटर्न में एक चीज बताओ, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और अगर मैं इस पैटर्न को यहां से काट दूं, अगर मैं इस पैटर्न को इस वाले पॉइंट से काट दूं, तो क्या मेरे को ऐसा दिखता है कि जैसा ये पहला पोर्शन था, क्या वैसा ही सब कुछ आगे है? बिल्कुल है। और इस आगे वाले पोर्शन को देखकर मैंने ये कहा कि चलो ये जो आगे का पोर्शन है इसको कुछ x मान लेते हैं। इसको क्या मान लिया गया? x। और ये इसके साथ में, इस पोर्शन के साथ में क्या पैरेलल में कनेक्टेड है? यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप सेम है। मतलब कि ये किस तरह से कनेक्टेड है? दिस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद दीज टू रेजिस्टेंसेस। ठीक है, इस रेजिस्टेंसेस, इस वाले रेजिस्टेंस के साथ में ये आगे का सर्किट आ गया पैरेलल में। अच्छा, इनफाइनाइट में से अगर मैं एक कम भी कर दूं तो इन्फिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही होता है। इनफाइनाइट में से एक कम भी किया तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए इस पोर्शन को मैंने मान लिया, जो आगे का पोर्शन है, दिस इज एक्स। इसको मैंने क्या नाम दे दिया? एक्स। क्योंकि ये क्या हो रहा था? इस वाले पोर्शन का बिल्कुल रेप्लिका था। ठीक है, सो नाउ दिस पोर्शन कम्स टू बी नोन एज एक्स। और अब जब मुझे ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या मैं इसको डायरेक्टली इस तरह से लिख सकता हूं? दैट आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी की बात कर रहे हैं तो क्या वो आ जाएगा मेरे पास? आर एंड एक्स इन पैरेलल प्लस दिस आर इन सीरीज। तो मुझे क्या मिल जाएगा? व्हाट आई विल गेट इज एक्स आर अपॉन आर प्लस एक्स प्लस आर। ठीक है, कुछ ऐसा ही तो मिलेगा मुझे। आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? एक्स आर अपॉन आर प्लस एक्स प्लस आर। और इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? व्हाट आई विल गेट इज एक्स आर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स आर एंड डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स। कुछ इस तरह की टर्म मिलेगी। और ये जो आर इक्विवेलेंट है, दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू एक्स। ये किसके बराबर है? एक्स के ही तो बराबर है। ठीक है ना, क्योंकि इनफाइनाइट सर्किट है और उसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? एक्स के बराबर। तो यहां से ये आता है, इसको और आगे सॉल्व किया मैंने तो व्हाट आई गेट इज एक्स आर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स आर इक्वल्स टू एक्स आर प्लस एक्स स्क्वायर। ये मिला। तो देखो ये 2xr और ये xr, ये दोनों खत्म हो गए। तो मुझे यहां से क्या मिलता है? व्हाट आई गेट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? आर की। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। तो यहां से क्या अब मैं x की वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकता हूं? बिल्कुल। तो ये x जो इनफाइनाइट सर्किट था, इस x की जो वैल्यू निकाली गई वो आखिर क्या निकाली गई? What I'll get is from this equation I need to apply that thing which is x equals to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a। क्या मुझे ये अप्लाई करना पड़ेगा? और इसे अब मैंने यहां पर अप्लाई किया तो मेरे पास में क्या आता है? x equals to minus b, b is r, मतलब कि minus of minus r, so this becomes r plus minus root of b square minus 4ac, b square is r square minus 4ac, c is negative so this becomes plus and a and c is 1 and r so this becomes 4r। ये कितना आ गया मेरे पास? 4r स्क्वायर। ठीक है, and this divided by 2। ठीक है ना, यहां से x की वैल्यू ये आ गई और इसे जब मैंने और आगे सॉल्व किया तो यहां से x की वैल्यू जो आई, इट कम्स आउट टू बी r इज कॉमन, सो दिस इज r 1 प्लस रूट 5
अपॉन 2। तो इस तरह से मैंने यहां पे इस इनफाइनाइट सर्किट का इक्विवेलेंट निकाल लिया, विच इज द एक्स आई हैव कैलकुलेटेड। ठीक है, अब इसकी और वेराइटीज बनती हैं, उन और वेराइटीज को भी एनालाइज कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखो हम लोग कई तरह के सर्किट्स देख चुके हैं। आर इक्विवेलेंट हमने निकालना सीखा था। आर इक्विवेलेंट के बाद में अब बारी आती है करंट किस तरह से अलग अलग ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब हम लोग करंट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो आर इक्विवेलेंट निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, और हम लोग अब उसी आर इक्विवेलेंट को आगे की तरफ लेकर जाते हैं कि आर इक्विवेलेंट निकाल के अब मैं किस तरह से किसी ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है उस चीज को कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, तो अब अगर मैं इस पहले सर्किट को एनालाइज करूं, इस पहले सर्किट को अगर एनालाइज किया जाए तो देखो सबसे पहला काम मेरा किसी भी सर्किट को देखते ही क्या होना चाहिए, इट शुड बी दैट आई नीड टू फाइंड आउट द आर इक्विवेलेंट ऑफ दैट सर्किट। तो इसका आर इक्विवेलेंट निकालते ही क्या मेरे को करंट पता लग जाएगा इस सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है। तो अगर मैंने इस पहले सर्किट को एनालाइज किया तो देखो जरा आर इक्विवेलेंट की बात करते हैं। क्या ये 6 और 3 आपस में पैरेलल में है, मतलब कि इनका गुच्छा क्या एक कॉम्बिनेशन बनाता है। ये जो कॉम्बिनेशन है इससे मुझे क्या मिला, 6 × 3 अपॉन 6 + 3 मतलब कि 2 ओम्स। और फिर ये जो 2 ओम बना क्या ये 3 ओम के साथ में सीरीज में लगा हुआ है, मतलब कि आर इक्विवेलेंट मेरे पास में कितना आ गया, द आर इक्विवेलेंट इट कम्स आउट टू बी 5 ओम्स। आर इक्विवेलेंट अगर 5 ओम्स आ गया मतलब कि जो करंट की वैल्यू है, किसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू, क्या वो V/R होती है। और क्योंकि वो V/R होती है तो यहां से 50 वोल्ट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट विच इज हाउ मच, विच इज 5, मतलब कि द करंट इज 10 एम्पियर्स इन द सर्किट। यहां से मैंने करंट फ्लो निकाल लिया विच इज 10 एम्पियर्स। फ्लो यहां से नजर आ ही रहा है कि किस तरह से फ्लो कर रहा होगा। तो मैंने करंट की वैल्यू तो इसमें कैलकुलेट कर ली। ठीक है, मुझसे पूछा गया इस क्वेश्चन में दैट फाइंड द करंट थ्रू द 6 ओम ब्रांच। इसके अंदर करंट जो बह रहा था आखिर वो कितना था। अब जब मुझसे ये वाली बात पूछी गई तो मैं करंट तो निकाल ही चुका हूं। करंट निकालने के बाद और आगे की अप्रोच अब इसमें देखते हैं। तो देखो अगर ये 10 एम्पियर, यहां पर ये 50 वोल्ट्स, तो ये भी कितना होगा, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 50 वोल्ट्स। ये कनेक्टिंग वायर मतलब ये भी कितना हो गया, 50 वोल्ट्स। पर क्या अब यहां पर इस रेजिस्टेंस की वजह से एक ड्रॉप आया होगा और उस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू कितनी होगी, 30। वो ड्रॉप क्योंकि 30 का ड्रॉप हो गया, यार करंट ऐसे बह रहा है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो 30 का ड्रॉप आने से यहां पर मेरे पास में क्या बचता है, आई एम लेफ्ट ओनली विद 20 वोल्ट्स। यहां मेरे पास में क्या बचता है, सिर्फ 20 वोल्ट्स। यहां पर 20, और जब मैंने इस वाली साइड को एनालाइज किया सो दिस इज 0, दिस इज ऑल्सो 0, क्योंकि ये दोनों 0 तो ये भी 0। तो अब 6 ओम रेजिस्टेंस से करंट निकालना कोई बड़ी बात बची क्या, कुछ नहीं बचा। अब तो पोटेंशियल डिफरेंस 20 - 0 डिवाइडेड बाय 6, दैट्स इट, दिस इज द करंट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस I 6 ओम अगर मैं लिखूंगा तो यहां से क्या लिखूंगा, 20 - 0 डिवाइडेड बाय द 6 ओम रेजिस्टेंस। तो ये आ गया कितना, 10/3 एम्पियर्स। ठीक है, सिमिलरली मैं 3 ओम वाले से भी करंट निकाल सकता था। वो कितना था, 20 - 0/3, दैट्स इट। करंट यहां डिवाइड हो रहा है, दोनों पैरेलल में मुझे नजर आ ही रहे हैं। बट द मेन थिंग वाज फाइंडिंग द आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। जब तक मैं आर इक्विवेलेंट सही नहीं निकालूंगा तब तक मुझे पता नहीं लगेगा कि सर्किट में करंट कितना है, और उस करंट की वजह से सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनमें पोटेंशियल ड्रॉप आखिर आ रहा है तो वो कितना आ रहा है। तो ये सब चीजें मुझे पता होनी चाहिए और उसी के बाद मैं इन चीजों को एनालाइज करता हूं। ठीक है, अब इस नेक्स्ट सर्किट को देखते हैं। नेक्स्ट सर्किट में सबसे पहला जो मेरा काम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इसका आर इक्विवेलेंट फाइंड करना, जो मैं पहले ही बात कर चुका हूं। तो इसका आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। चलो जल्दी जल्दी से देखा तो मैंने देखा कि ये वाले 3 ओम और ये वाले 3 ओम, ये दोनों के दोनों जो है ये किसमें है, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। 3 ओम इन सीरीज मतलब कि मेरे पास क्या बना, 6 ओम। 3 ओम सीरीज में आए तो मुझे मिला 6 ओम। ये 6 ओम जो है क्या ये 3 ओम के साथ में पैरेलल में लगा हुआ है। देखो कुछ इस तरह की कंडीशन, ये क्या है, 6 ओम, इन वाले 3 और 3 ओम का कॉम्बिनेशन। ठीक है, दिस 6 ओम इज इन पैरेलल विद दिस 3 ओम रेजिस्टेंस, एंड 6 एंड 3 का जो गुच्छा होता है क्या वो मुझे 2 ओम बना के देता है, बिल्कुल देता है। तो ये 6 और 3 ने मुझे बना के दिया 2 ओम।
इन्होंने क्या बना के दिया मुझे 2 ओम। अब मैंने देखा कि इसका कॉम्बिनेशन जो बना 2 ओम का, वो इस वाले 2 ओम के साथ में किसमें लगा हुआ है, इट इज इन सीरीज विद दिस 2 ओम। तो 2 ओम सीरीज में क्या मुझे 4 ओम बना के दे देंगे? बिल्कुल दे देंगे सर। 2 ओम ने सीरीज में मुझे क्या बना के दे दिया, 4 ओम बना के दे दिया। दे मेड अ 4 ओम आउट ऑफ 2 and 2। तो यहां से मुझे मिला 4। अब ये 4 और ये 4 ये दोनों लगे हैं किसमें, पैरेलल में। ये दोनों कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में। तो 4 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, 4 into 4/4 + 4। जल्दी करो भाई, कितना हो जाता है, दिस इज इक्वल टू 2 ओम अगेन। तो इससे जो कॉम्बिनेशन आया वो था कितने ओम का, 2 ओम का, क्योंकि ये दोनों थे पैरेलल में। अब वो वाला 2 ओम और ये वाला 3 ओम सीरीज में जुड़े हुए हैं, और क्योंकि ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं तो मेरे पास में यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5 ओम। यहां से मैंने सबसे पहले क्या चीज कैलकुलेट की, द आर इक्विवेलेंट। मुझे क्वेश्चन जो गिवन था इट वाज फाइंड द करंट थ्रू दिस ब्रांच। मुझे इस वाली ब्रांच के थ्रू करंट निकालना था। सबसे पहला काम मैंने कर लिया अपना आर इक्विवेलेंट फाइंड करना। आर इक्विवेलेंट आ गया तो क्या अब मैं यहां से करंट फाइंड कर सकता हूं इस वाले सर्किट में कितना है, और वो करंट कितना होगा, V/I। करंट के लिए I इक्वल्स टू V/R। ठीक है, तो V/R जो मैंने किया, V इज इक्वल टू 50 वोल्ट्स एंड द आर इक्विवेलेंट इज 5 ओम। सो दिस बिकम्स 10 एम्पियर्स। यहां से मैंने करंट क्या निकाल लिया, 10 एम्पियर्स। मतलब कि करंट ऑफ 10 एम्पियर्स इज फ्लोइंग इन दिस सर्किट। ये जो 10 एम्पियर का करंट है ये इस रेजिस्टेंस के थ्रू भी फ्लो कर रहा है। सो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो यहां पर जो ड्रॉप हुआ, क्या 30 वोल्ट्स का यहां पे ड्रॉप हुआ, तो क्या यहां पर मेरे पास में सिर्फ 20 वोल्ट्स बचा? बिल्कुल। अब देखो इतने सारे इन वाले सर्किट्स को एनालाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं इसको क्या करता हूं, एक लेवल तक रिड्यूस करता हूं और इसको दोबारा बनाने की कोशिश करता हूं। देखो कैसे रिड्यूस किया गया, इसको रिड्यूस किया मैंने और कहा कि लेट्स से ये हमारी 50 वोल्ट्स की बैटरी, उसके बाद में ये 3 ओम वाला रेजिस्टेंस, उसके बाद में ये 4 ओम वाला रेजिस्टेंस, और मैंने ये देखा था कि ये 2 और यहां से जो 2 निकल के आया था उन दोनों ने ये वाला 4 ओम वाला रेजिस्टेंस मुझे दिया था, जो कि किसमें थे, पैरेलल में। तो यहां से मुझे मिल गए 2 सेम रेजिस्टेंस जो कि किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, ये करंट मेरे पास में बह ही रहे, और ये कितना है, 10 एम्पियर। यहां पे जो ड्रॉप है इट इज 20, यहां पर इट इज 0। ठीक है, यहां पर अगेन 0 होगा क्योंकि बैटरी है हमारे पास में 50 वोल्ट्स की। दिस इज 50 वोल्ट्स। ये सब चीजें मुझे इस वाले सर्किट में पता है पहले से। ठीक है, तो अब क्या इस 4 ओम के थ्रू करंट निकालना कोई बड़ी बात है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो दोनों रेजिस्टेंसेस सेम है, मतलब कि 1:1 के रेशो में करंट डिवीजन होगा। तो 20 - 0 डिवाइडेड बाय 4, दिस विल गिव मी द करंट थ्रू दिस ब्रांच। मतलब I इक्वल्स टू 20 - 0 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 5 एम्पियर्स। तो मतलब इन दोनों ब्रांचेस के थ्रू कितना कितना करंट जा रहा होगा, दोनों ब्रांचेस के थ्रू द करंट फ्लोइंग विल बी 5 एम्पियर्स। सो आई गेट द आंसर एज 5 एम्पियर्स। ठीक है, तो इस तरह से करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे हेल्प किसने की, आर इक्विवेलेंट निकालने में। तो आर इक्विवेलेंट निकालना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और उसके बाद में हम सर्किट्स में करंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जो कुछ इस तरह से हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे के सर्किट्स को एनालाइज करते हैं जो इससे भी। देखो हम लोग बात कर रहे हैं अब नए तरह के सर्किट्स की, जो कि और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, एंड दे आर नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है, दीज आर इन द शेप ऑफ अ व्हीट। व्हीट का दाना देखा है, व्हीट माने गेहूं, गेहूं कुछ इस तरह का होता है, और क्योंकि गेहूं इस तरह का होता है और ये सर्किट भी कुछ ऐसा ऐसा ही दिख रहा है, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, दिस इज नोन एज द व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, गेहूं पत्थर का पुल है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखो हमने आगे इसमें बात की, तो इसकी हम 2 कंडीशंस देखते हैं। तो वो पहली चीज जो हमने इसमें देखी वो क्या थी कि इसमें देखो ना तो कोई 2 रेजिस्टेंस सीरीज में दिख रहे, ना कोई 2 रेजिस्टेंस इसमें पैरेलल में दिख रहे। तो यार इसको एनालाइज करूं तो आखिर कैसे करूं? ठीक है, तो इसकी 2 कंडीशंस जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या क्या होती हैं। द फर्स्ट कंडीशन इज द बैलेंस्ड कंडीशन एंड द अदर कंडीशन इज द अनबैलेंस्ड
कंडीशन। ठीक है, इसकी हम लोग कितनी कंडीशंस पढ़ेंगे? दो, जिसमें एक होगी बैलेंस्ड और दूसरी होगी अनबैलेंस्ड। अब ये बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड का क्या चक्कर है, तो हम अभी पहले बैलेंस्ड की बात करते हैं। तो जब एक व्हीटस्टोन ब्रिज को बोला जाता है दैट इट इज अंडर द बैलेंस्ड कंडीशन, दिस इंप्लाइज दैट द करंट थ्रू दिस ब्रांच, करंट थ्रू द R5 रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन मेरे को हमेशा दी जाएगी किस चीज के लिए? फॉर अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, जब भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस्ड बोला जाएगा, मतलब कि द कंडीशन वुड बी दैट द करंट थ्रू द मिडिल ब्रांच, ये जो R5 वाली जो मुझे ब्रांच दिख रही है, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने यहां से बात कर ली कि IR5 इज इक्वल टू 0। तो देखो, अब अगर मैं आगे बढ़ा और अब मैंने इसको अगर एनालाइज किया, ठीक है, तो मैं इसको किस तरह से एनालाइज करता हूं? जब ये IR5 के थ्रू करंट 0 हो जाता है तो मेरे पास में एक कंडीशन निकल के आती है विच इज R1 R4 इक्वल्स टू R2 R3। मतलब दिस इज द कंडीशन फॉर अ व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैं इस चीज को लगा सकता हूं दैट द करंट थ्रू दिस ब्रांच, और आई कैन से दैट दिस ब्रांच कैन बी रिमूव्ड। इस ब्रांच को हटा दो, फर्क क्या पड़ने वाला है? ठीक है, डिफरेंस तो हमेशा वही आएगा। तो देखो, अब इसको अगर एनालाइज करूं और इस वाले जो पार्ट है, इस पार्ट को मैं प्रूव करूं, तो इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखो, यहां पर V, तो यहां पर भी जो पोटेंशियल होगा वो होगा V। ठीक है, यहां पर हो जाएगा मेरे पास में 0, क्योंकि यहां पर भी क्या था? 0। अब यहां पे इस रेजिस्टेंस की वजह से देयर वाज अ ड्रॉप X, तो इस वाले एंड पर भी क्या आएगा मेरे पास? X, क्योंकि IR5 क्या है? इट इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब मैं यहां पे अगर अपने किरचॉफ्स लॉज लगाऊं तो मुझे क्या मिल जाता है? लेट्स सी व्हाट आई गेट इज, पहले R1 के लिए लगाते हैं। सो V माइनस एक्स डिवाइडेड बाय R1 इज I1। आई कैन से V माइनस एक्स डिवाइडेड बाय R1 इक्वल्स टू I1। तो यहां से क्या मिल जाएगा मुझे? V माइनस एक्स इक्वल्स टू I1 R1। ठीक है, ये आ गई पहली इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं, V और X के बीच में एक R3 भी है, जिससे कि I2 वाली रिलेशन आएगी। तो आ गया V माइनस एक्स डिवाइडेड बाय R2 इक्वल्स टू I2, जिससे मुझे क्या मिलता है? V माइनस एक्स इक्वल्स टू I2 R2, विच इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब ये I1 यहां से भी फ्लो करेगा और ये I2 यहां से फ्लो करेगा, जिससे कि मुझे यहां से वापस करंट कितना मिल जाए? वापस I मिल जाए। ठीक है, करंट एंटरिंग इक्वल्स टू द करंट लीविंग। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। दिस इज इक्वेशन 2 भाई, 1 थोड़ी है ना? तो यहां तक की मैंने अब बात कर ली है। आगे देखते हैं, अब इस वाली ब्रांच के थ्रू लिखते हैं। क्या लिखूंगा? X माइनस 0 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल्स टू I1। तो ये आ जाएगा X माइनस 0 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल्स टू कितना? I1। मतलब कि X इक्वल्स टू I1 R2, विच इज इक्वेशन 3। ठीक है, और सिमिलरली अब अगर मैं R4 वाली ब्रांच के लिए लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? X माइनस 0 डिवाइडेड बाय, ये कितना था? R2, और ये था R3 था यार, ये है ना? दिस वाज R3। ठीक है, गलत नंबरिंग कर दिया। चलो, तो ये आ गया X माइनस 0 अपॉन R4 एंड दिस इज इक्वल टू I2, जिससे कि सीधा इंप्लीकेशन क्या हुआ? दैट X इक्वल्स टू I2 R4, विच इज लेट्स से योर इक्वेशन नंबर 4। तो इस तरह से ये 4 इक्वेशन आ गई मेरे पास, और इनको अब क्या करो? आपस में डिवाइड कर लो। तो इनको जब मैंने आपस में डिवाइड किया, देखो ये सारी चीजें 1 2 3 4, तो इनको जब 1/2 और 2/3, 1/2 3/4 इनको किया गया और परफॉर्म किया, तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन निकल के आई वो क्या आई? R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। और इसको जब देखा तो मेरे मन में पहली वाली इक्वेशन वापस आ गई, विच सेज दैट R1 R4 इक्वल्स टू R2 R3, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगर R1 R4 R2 R3 बराबर हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि इसको यहां से निकाला जा सकता है, और R1 R2 क्या हो जाएंगे? दोनों आपस में सीरीज में, R1 R2 सीरीज में, और इसी तरह से R3 R4 किस में आ जाएंगे मेरे पास? R3 R4 विल बी इन सीरीज। और ये दोनों आपस में कैसे होंगे? ये दोनों आपस में होंगे हमेशा पैरेलल में। देखो, R1 R2 सीरीज में, R3 R4 सीरीज में, और ये आपस में किस में हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैं किसी भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज को एनालाइज कर सकता हूं, बट द रिक्वायर्ड कंडीशन कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज हो वो क्या है? R1 R4 इक्वल्स टू R2 R3। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे।
चलो एक व्हीटस्टोन ब्रिज के एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल में मुझे एक सर्किट गिवन है जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा तो नहीं दिखता, पर सर आपने तो कहा था कि व्हीटस्टोन ब्रिज का जो शेप होता है वो बिल्कुल गेहूं जैसा होता है। जरूरी नहीं यार कि वो शेप गेहूं जैसा हो, ठीक है, उसकी जो इनिशियल कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। एक व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए इनिशियल कंडीशन क्या है फुलफिल होने की, वो क्या है, R1 R4 इक्वल्स टू R2 R3। तो मैंने जब इसमें अपने नॉर्मल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस लगाने की कोशिश की तो मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं पाया। देखो 3 2 कुछ पता ही नहीं लग रहा, पैरेलल में दिख रहे हैं पर ये वाला 2 बीच में आ गया, फिर वापस वो 6 और 4 बीच में आ गए, तो मैं इसको एनालाइज नहीं कर पाया अपने नॉर्मल सीरीज कॉम्बिनेशन वाले जो रूल्स हैं उनसे। अब मेरे को याद आया कि जब इस तरह के रूल्स काम करना बंद कर देते थे तब मेरे को व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी याद आती थी। और उस केस में क्या होता था कि R1 R4 और R2 R3 क्या होने चाहिए थे, बराबर होने चाहिए थे। तो मैंने इसमें देखा कि ये 3 ओम 4 ओम ये कुछ इसी तरह से कनेक्टेड है जैसे R1 और R3 कनेक्ट हुआ करते थे, ठीक है, R1 और R4। ऐसी जो है R2 और R3 ये भी इसी तरह से कनेक्टेड है। मतलब 3 ओम में मुझे मेरा क्या दिखा, R1, 6 में दिखा R2, 2 में दिखा R3 और 4 में दिखा R4, ठीक है। और मैंने इसको चेक किया कि कहीं ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन फुलफिल तो नहीं कर रहा। इस कंडीशन को चेक किया तो मेरे पास में क्या आया, लेट्स सी R1 R4 मतलब कि 3 इंटू 4 इक्वल्स टू R2 R3 6 इंटू 2। अरे यार ये तो 12 और 12 आ गया दोनों तरफ, मतलब कि 12 इक्वल्स टू 12 विच मीन्स दैट दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका इम्प्लीकेशन तो यही है कि ये सर्किट क्या हो गया, हमारा एक व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। तो अब मैं इसे आराम से एनालाइज कर सकता हूं। और इसकी खास बात जो आई वो खास बात क्या थी कि ये जो 2 ओम वाला रेजिस्टेंस है, ये जो 2 ओम वाला रेजिस्टेंस है, दिस कैन नाउ बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर, ठीक है। यही तो खास बात थी, तभी तो मेरे को सीरीज और पैरेलल वाली चीजें पता लग पाएंगी, नहीं तो इस सर्किट में तो कुछ पता ही नहीं लग रहा था। पर जैसे ही मैंने इसे एज अ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रूव किया वैसे ही मुझे अब चीजें नजर आने लगी। तो देखो जरा इस 2 ओम को हटाने के बाद में जो मेरे पास में सर्किट बचता है वो आखिर कैसा है। कुछ इस तरह का सर्किट बचा। दिस इज 2 ओम, दिस इज 4, दिस इज अगेन 2, दिस इज हाउ मच, दिस इज 3 एंड दिस इज 6 ओम। अब इसमें क्लैरिटी है मुझे कि कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में। सीरीज में कौन, 2 4 3 6 क्लियरली विजिबल, 3 6 ने बनाया 9, 2 4 ने बनाया 6 और ये वाला 2 अलग से दिख ही रहे, ठीक है। तो यहां से अब मुझे क्या मिल जाएगा, लेट्स सी, इसका भी इक्विवेलेंट बना लेते हैं। तो मुझे क्या मिल जाएगा, सबसे पहले तो इसको कर लेते हैं, किसको, 2 और 4 को, इन्होंने मिलकर क्या बना दिया 6 ओम। 3 और 6 ने बना दिया 9 ओम, ठीक है ना। तो ये हमारे हो गए 9 ओम यहां पे, ठीक है। और सिमिलरली ये वाला 2 ओम इसके पैरेलल में दिख ही रहे, ठीक। तो कुछ इस तरह से ये आ गया 9 ओम और ये आ गया हमारा 2 ओम वाला नीचे का रेजिस्टेंस। ये हमारे एंड्स ए और बी जिसके अक्रॉस हमें आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो अब क्या हो गया, डायरेक्ट रिजल्ट, अब तो कुछ बचा ही नहीं, तीनों पैरेलल में नजर आ ही रहे हैं क्लियरली। और तीनों अगर पैरेलल में है तो यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 विच इज 9 ओम प्लस 1 बाय R2 विच इज 6 प्लस 1 बाय R3 विच इज 2, ठीक है। तो यहां से 1 बाय R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाती है, लेट्स सी 9 6 एंड 2। तो इसका एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो यहां से मुझे क्या मिल जाता है, व्हाट आई गेट इज 9 6 2। तो मैं करता हूं ये 3, दिस इज 3 2 2 18 आना चाहिए। देखो जरा 3 से वापस से गया तो 1 2 2 और फिर ये 2, तो यहां से 18 आ जाता है मेरे पास में क्या, एलसीएम, ठीक है। 9 6 और 2 का जो एलसीएम आता है इट कम्स आउट टू बी 18। 18 डिवाइडेड बाय 9 इज 2 प्लस 18 6 3 प्लस 18 2 9, ठीक है। तो 9 एंड 5 इज 14, मतलब 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 14 अपॉन 18 आ गया मेरे पास। तो यहां से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में, 18 अपॉन 14 विच इज 9 बाय 7। तो मेरे पास आर इक्विवेलेंट फाइनली इट इज इक्वल टू 9 अपॉन 7 ohms, which is the required answer for this Wheatstone bridge equivalent
रेजिस्टेंस। तो इस तरह से मैं किसी भी सर्किट को बहुत आराम से एनालाइज कर सकता हूं बिना किसी दिक्कत के, अगर मुझे व्हीटस्टोन ब्रिज आता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब बात करेंगे एक अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की। ठीक है, देखते हैं। देखो, इस बार जो हमें सर्किट गिवन है, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। दिख तो एकदम व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा रहा, ठीक है, पर यहां जो हमारी बेसिक कंडीशन होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की, विच इज R1 R4 इक्वल्स टू R2 R3, ये कंडीशन जो है ये फुलफिल नहीं होती। इसीलिए इस तरह के सर्किट्स को क्या कहा जाता है? दीज सर्किट्स आर नोन एज अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसमें हम लोग इस वाले सर्किट को, मतलब इस वाले रेजिस्टेंस को यहां से रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को यहां से रिमूव हम लोग नहीं कर पाएंगे। देखो, R1 R4 इज कितना 1, और यहां पर ये कितना है 1 इंटू 2 2। तो ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कैटेगरी में आते हैं। इन सर्किट्स को जब हम आगे एनालाइज करते हैं तो देखो इन सर्किट्स का एनालिसिस आखिर होता है तो कैसे होता है। देखो क्या हुआ कि I1 करंट फ्लो हुआ, यहां से I2 करंट फ्लो हुआ, यहां पे इसकी वजह से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप X, और यहां पे इसकी वजह से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप Y। इस तरह से मैंने यहां पर क्या मार्क कर लिए, इनके पोटेंशियल ड्रॉप जो इनके अक्रॉस आएंगे। अब क्या किया जाता है कि I1 करंट यहां से गया, I2 करंट यहां से गया, तो सबसे पहले X को लेके एक इक्वेशन लिखी जाती है और माना जाता है कि ये जो X है, इट इज द पॉइंट जहां से सारी डायरेक्शंस में करंट जा रहा है। मतलब कि इस सर्किट में अगर कोई पॉइंट है जहां से करंट हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वो पॉइंट क्या है? X। मतलब कि X इज एट द हाईएस्ट पोटेंशियल। इसी तरह से एक बार माना जाता है दैट Y इज एट द हाईएस्ट पोटेंशियल, और दोनों के लिए जो हमारी नोड वाली इक्वेशंस हैं वो लिखी जाती हैं। तो लेट्स सी किस तरह से होता है वो। देखो, ये V है तो ये भी कितना हो जाएगा? V हो जाएगा। ये 0, तो यहां पर भी दिस विल बी 0। X और Y मैं यहां पे मार्क कर ही चुका हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आई एम टेकिंग X टू बी एट द हाईएस्ट पोटेंशियल। X एट HP, X को माना गया कहां पे? हाईएस्ट पोटेंशियल पे। तो X के अबाउट में सारी इक्वेशंस लिख देता हूं। तो देखो, सबसे पहली X माइनस V अपॉन 1 क्या I1 के बराबर हो जाएगी? मतलब कि मेरे पास में क्या आ गया? व्हाट आई विल गेट इज, सिमिलरली अगर Y को हाईएस्ट पोटेंशियल पे माना जाए तो Y के लिए क्या लिखूंगा मैं? Y एट HP। इस कंडीशन में जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी? Y माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, या फिर मैं यहां से बोल सकता हूं V माइनस Y डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू I2। ठीक है, I2 के लिए इक्वेशन लिख देते हैं। अभी Y को HP पे बाद में मानेंगे। ठीक है, पहले I2 वाली इक्वेशन लिख ली, I1 और I2 की इक्वेशन लिखने के बाद ही इसको एनालाइज करते हैं। तो आ गया मेरे पास V माइनस Y डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू I2। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस तो मैं लिख चुका। अब आगे की इक्वेशन देखते हैं। आगे की इक्वेशन को जब देखा तो वही चीज, पहले X को हाईएस्ट पोटेंशियल पे माना और पहली इक्वेशन लिखी मैंने किसके लिए? X के लिए। तो मैं सबसे पहले जो मैं यहां पे वोल्टेज के लिए इक्वेशन लिखूंगा, वो इक्वेशन कैसे लिखूंगा? देखो जरा, द इक्वेशन विल बी X माइनस V अपॉन 1 प्लस X माइनस Y अपॉन 2 प्लस X माइनस 0 अपॉन 1। नोड रूल जो है हमें पता है, एंड इट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आई। ठीक है, इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। व्हाट आई विल गेट इज 2 एज द एलसीएम। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? व्हाट आई विल गेट 2x माइनस 2v प्लस x माइनस y प्लस 2x इक्वल्स टू 0। ठीक है, जिससे मुझे कितना मिल जाएगा? 2x 3x 4 5x। सो दिस गिव्स मी 5x और ये आ गया माइनस y माइनस 2v इक्वल्स टू 0। लेट्स मार्क दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इनको A और B मार्क कर लेते हैं, क्योंकि I की वैल्यू, I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू तो यहीं से मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पहली इक्वेशन निकाली। कब? जब X वॉज एट द हाईएस्ट पोटेंशियल। अब इसी तरह से मैं अब मान लेता हूं कि Y है हाईएस्ट पोटेंशियल पे। ठीक है, तो Y एट HP, और जिस तरह से मैंने X के लिए इक्वेशन लिखी है उसी तरह से इसको लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा?
y माइनस वी डिवाइडेड बाई 2, y माइनस वी डिवाइडेड बाई 2 प्लस y माइनस एक्स बाई 2 प्लस y माइनस 0 बाय 1 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व किया तो 2 विल बी द एलसीएम, सो दिस बिकम्स y माइनस v प्लस y माइनस x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, which gives me y 2y 4y minus v minus x equals to 0. Let's call this as equation number 2. तो इस तरह से मेरे पास में दो इक्वेशंस आई। अब इन दोनों इक्वेशंस से देखो, मैं चाहूं तो यहां से y को एलिमिनेट कर दूं, चाहूं तो यहां से x को एलिमिनेट कर दूं और 1 और 2 को आपस में थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, तो एक दूसरे की वैल्यू यहां पर डालने पे मेरे पास जो x की वैल्यू आती है इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, जो x की वैल्यू सॉल्व होके आती है इट कम्स आउट टू बी फ्रॉम 1 एंड 2 द वैल्यू ऑफ x इट कम्स आउट टू बी 9v by 19। x की वैल्यू जो आती है इट इज 9v by 19। और सिमिलरली जब मैं वैल्यू y के अंदर अब डालता हूं किसी भी इक्वेशन में, तो y की वैल्यू कम्स आउट टू बी 7v by 19। y की वैल्यू कितनी आ जाती है 7v by 19। अब इन वाली वैल्यूज को x और y की जब मैं यहां पर पुट करता हूं किसमें, a और b में, तो मुझे a और b से i1 i2 मिल जाता है। ठीक है, तो मेरे पास i1 कितना आता है, ठीक है, पुटिंग इन A एंड B। ठीक है, तो जो I1 की वैल्यू आती है इट इज इक्वल टू 10v by 19 और सिमिलरली जो I2 की वैल्यू आती है इट इज इक्वल टू 6v अपॉन 19। ठीक है, मेरा मकसद क्या था यहां पे, मेरा मकसद था इसमें कि मुझे R इक्विवेलेंट की बात करनी थी। ठीक है ना, मुझे तो क्या निकालना था यहाँ पे R इक्विवेलेंट, I1 आ गया, I2 आ गया, X Y दुनिया भर की चीजें निकालनी, पर ये R इक्विवेलेंट निकालने का क्या तरीका है। तो R इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, वही बेसिक ओम्स लॉ विच इज V इक्वल्स टू IR। ठीक है, I मेरे को यहां से पता लग गया I1 प्लस I2, तो R की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ R विल कम आउट टू बी R इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ V इज गिवन टू बी एज V। ठीक है, तो हो गया V डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2 विच विल गिव मी 10v by 19 प्लस 6v अपॉन 19 विच कम्स आउट टू बी हाउ मच, विच कम्स आउट टू बी 19 अपॉन 16 ओम्स। ठीक है, तो यहां से मैंने इस तरह से क्या निकाल लिया है, R इक्विवेलेंट ऑफ दिस अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये कुछ इस तरह की कहानी मुझे यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ी। ऑल्दो द ब्रिज वॉज अनबैलेंस्ड, पर तो भी मैंने इसको एनालाइज किया और एनालाइज करके देखा कि R1 R4 की वैल्यू जो थी R2 R3 के बराबर नहीं थी, तो मैं इस 2 ओम ब्रांच को यहां से नहीं निकाल पाया। और क्योंकि मैं इस ब्रांच को यहां से नहीं निकाल पाया, इसलिए मैंने एक नया तरीका इजाद किया, जो था कि पहले मैं x को हाईएस्ट पोटेंशियल पे मान के इक्वेशन लिखूं और उसके बाद में y को हाईएस्ट पोटेंशियल पे मान के इक्वेशन लिखूं, वहां से एलिमिनेशन करूं और एलिमिनेट करके इनको मैं यहां से R इक्विवेलेंट को फाइंड आउट कर लूं। ठीक है, तो आगे और देखते हैं, आगे के सर्किट्स को एनालाइज करते हैं जो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है, चलो हम लोग कई तरह के सर्किट्स देख चुके हैं, अब हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक सर्किट्स की, किस तरह से सर्किट्स में सिमेट्री देखी जाती है। तो वो सिमेट्री जो होती है वो दो तरह की है। सिमेट्री कितने तरह की, दो तरह की, जिसमें हम लोग पहली देखेंगे मिरर सिमेट्री, ठीक है, और दूसरी हम लोग देखेंगे किस तरह से होती है, फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक है ना, तो इस तरह से एक मिरर सिमेट्री देखेंगे और दूसरी हम लोग देखेंगे फोल्डिंग सिमेट्री। अब इस वाले सर्किट को मैंने देखा, तो इस सर्किट में अगर मैं इस सर्किट को देखो यहां से बीच में से काट दूं, ठीक है, और इसे कांच के सामने रख दूं, क्या कर दूं, इसको कांच के सामने अगर रख दिया जाए इतने हिस्से को, तो मुझे क्या दिखेगा, अगर यहां से करंट निकला I2
और यहां से करंट गया I1। तो यहां पे ये चीज तो मुझे पता है किरचॉफ्स लॉ से, दैट यहां पर भी मुझे I मिलेगा 20 है। तो यहां से कितना आ रहा था, I1 आ रहा था, मिरर के अंदर देखा, और यहां से कितना आ रहा था, I2 आ रहा था। अगर ये I2 था और ये I1 था, मतलब कि यहां पर करंट का कोई डिवीजन नहीं हुआ। तो क्या ये वाला जो नोड मुझे दिख रहा है, क्या ये वाला नोड मेरे लिए खराब हो गया? बिल्कुल हो गया। तो इस वाले नोड को हम लोग यहां से हटा सकते हैं। इसे हटाते ही ये जो सर्किट है, दिस कैन बी ड्रॉन लाइक दिस नाउ, लेट्स सी। इस वाले नोड को हम लोग रिमूव कर चुके हैं। तो ये जो सर्किट है अब कुछ इस तरह का हो गया। ये सारे रेजिस्टेंसेस जो हैं दीज आर आर, ठीक है। इस वाले नोड को क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया। और ये क्यों रिमूव किया गया? क्योंकि यहां पर सिमेट्री काम में ली गई थी और उस सिमेट्री का नाम था मिरर सिमेट्री, ठीक है। तो अब ये जो सर्किट बना मेरे पास, ये भी है बीच में, तो आ गया आर 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 आर, और ये भी कितना, आर। इस तरह से मेरे पास में एक कॉम्बिनेशन बना। अब इसको तो आराम से रिड्यूस कर सकता हूं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस देख के। तो देखो क्लियरली दिख रहा है, ये बना 2R, तो इसका इक्विवेलेंट अगर मैं फिर से बनाऊं इसके बाद का, तो ये क्या बनेगा, आर। ये दोनों आर और आर किसमें, सीरीज में, और इसके साथ में पैरेलल में। तो इसका नेक्स्ट अगर मैं सर्किट बनाना चाहूं तो किस तरह का बना सकता हूं, नीचे आ गया 2R, ठीक है, ये दोनों आर सीरीज में, फिर ये आर, ये दोनों आर, और ये वाले आर की बात करनी है। मतलब कि कुछ इस तरह से, ये आ गया आर, ये फिर से आया आर, ये फिर से आया आर, ठीक है। और ये दोनों आर आर ने क्या बना दिया हमारे लिए, 2R, क्योंकि ये दोनों किसमें है, सीरीज में। ये कॉम्बिनेशन आया। इसको और रिड्यूस किया तो अब क्या आएगा, R और 2R किसमें, पैरेलल में। मतलब कि मुझे क्या मिल जाएगा, 2R/3, R और R का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये मिला मुझे और ये यहां पे कितना, 2R। तो ये आ गया 2R, ये आया 2R/3, ये आ गया R, और ये भी आ गया R, ठीक है। और ये हमारा जो A और B एंड्स हैं उनकी बात हो गई। अब ये R, 2R/3, R तीनों सीरीज में, उसके साथ में ये वाला 2R पैरेलल में। इसको आराम से रिड्यूस करके हम लोग इसमें R इक्विवेलेंट जो है वो फाइनली फाइंड आउट कर सकते हैं। इन तीनों को सीरीज में जोड़ा, R + 2R/3 + R, और इन तीनों का जो सम आया उसको 2R के साथ में हमने पैरेलल में लिया, जिससे मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, आई विल गेट द R इक्विवेलेंट फॉर दिस सर्किट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो एक सर्किट और बनाता है और इस बार नई तरह की सिमेट्री को चेक करते हैं किस तरह की बनती है। लेट्स सी। सर्किट्स ही इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको बनाने में इतना सारा टाइम चला जाता है। देखो, एंड दिस इज एंड बी, और ये वाला एंड मुझे दे रखा है कितना, दिस इज एंड ए, ठीक है। ये हमारा सर्किट है और अब इसको एनालाइज करना हमारा काम है। तो जरा देखें, चलो ये सारे रेजिस्टेंसेज जो मुझे गिवन है, दीज आर ऑल आर, इन सबकी वैल्यूज क्या हैं, आर। और मुझे ए और बी के अक्रॉस क्या निकालना है, यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। इस सर्किट को आखिर कैसे किया जाए, मिरर सिमेट्री यहां पे कहीं कुछ काम नहीं आ रही,
ठीक है, मिरर सिमेट्री काम नहीं आ रही तो एक नई तरह की सिमेट्री जो हम लोगों ने बात की थी विच इज नोन एज द फोल्डिंग सिमेट्री, उसकी बात करने वाले हैं। तो देखो फोल्डिंग सिमेट्री में क्या होता है कि मैं इस वाली लाइन के अक्रॉस, ये जो ए बी जो लाइन है, दिस लाइन, इसके अक्रॉस मैं इस वाले पार्ट को ऐसे मोड़ के रख देता। ठीक है, इस वाले पार्ट को उठाया मैंने और इस लाइन के अक्रॉस इसको फोल्ड कर दिया, ऐसे पेपर फोल्डिंग होती है उसी तरह से ये उठाया और इसके ऊपर ऐसा का ऐसा पुट कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसे उठा के इसके ऊपर पुट किया, ठीक है, तो क्या हुआ, ये वाला आर और ये वाला आर पैरेलल में आ गए, ये आर और ये आर पैरेलल में आ गए, ये आर और ये आर पैरेलल में आ गए, ये वाला आर और ये वाला आर पैरेलल में, एंड सिमिलरली ये आर और ये वाला आर भी किसमें आ गए, ऑल दीज केम इन पैरेलल। ठीक है, एक के ऊपर एक जैसे ही रखा। तो देखो इसका नेक्स्ट जो इक्विवेलेंट बनेगा वो कैसा बनेगा, लेट्स ड्रॉ इट, ये ए एंड, ठीक है, ये तो आर का आर ही रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये यहां पर ये दोनों पैरेलल में आए थे, यहां पर भी पैरेलल में आए थे, ये भी पैरेलल में आए थे, कुछ इस तरह से, इसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ये आया था पैरेलल में और फिर ये भी आया था पैरेलल में। ठीक है, दिस इज एंड ए एंड दिस इज एंड बी अगेन। इनकी वैल्यूज क्या हो गई पैरेलल में आने के बाद में, ये आर और ये आर तो इतने ही रहे, आर और आर जैसे ही पैरेलल में आए तो मुझे मिला r/2। सिमिलरली यहां पर भी r/2, यहां भी r/2, यहां भी r/2 और यहां भी r/2। इस तरह की एक कंडीशन बन गई। अब मुझे यहां पर क्या नजर आ रहा है कि इस वाले पोर्शन में सेम करंट, सिमिलरली इस वाले पोर्शन में भी सेम करंट बह रहा है, मतलब कि ये r/2 और r/2 सीरीज में, सिमिलरली ये r/2 और ये r/2 भी किसमें होंगे, सीरीज में। ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, r/2 प्लस r/2 इज r। तो अगर इस जगह पर r है, देखो इसे ड्रॉ ही कर लेते हैं, ड्रॉ किया मैंने, r/2 ठीक है ना, कुछ इस तरह की कंडीशन हो गई। ये आ गया r, ये आ गया r, ये आ गया r, ये आ गया r और ये बचा r/2। तो यार ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। r1 r4 इक्वल्स टू r2 r3, r2 दोनों क्या हो गए यहाँ पे, इक्वल हो गए, मतलब कि दिस कैन बी रिमूव्ड। और इस वाले r/2 को हटाते ही तो कहानी बड़ी आसान हो गई, ऊपर के दोनों सीरीज में और ये दोनों भी सीरीज में। तो मेरे पास अब जो डायग्राम बनेगा वो कैसा दिखेगा मुझे, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों भी सीरीज में, मतलब कि ये 2r और ये भी कितना 2r। ठीक है, जिससे मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, आई गेट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2r एंड 2r, जिससे अब मुझे r इक्विवेलेंट निकालने में कोई परेशानी नहीं है। आई कैन इजीली फाइंड आउट r इक्विवेलेंट बाय टेकिंग दीज टू इन पैरेलल। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2r इंटू 2r अपॉन 2r प्लस 2r, which gives me how much, this is 4r square upon 4r. This cancels out, so I am left with only r. So this is the required answer for such a huge circuit. I get the r equivalent to be only r. ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट आपको इसमें नजर आएगा। ठीक है, और अभी ये दोनों तो रह ही गए। तो ये हमारा सर्किट है जिसमें सारे के सारे रेजिस्टेंसेज हैं R, और अब आप लोगों को सोचना है कि आखिर ये वाला सर्किट सॉल्व होगा तो कैसे होगा, क्या इसमें एक ही तरह की सिमेट्री काम आएगी या इसमें मुझे दोनों तरह की सिमेट्री अप्लाई करनी पड़ेगी। और ये हमारे दोनों एंड्स हैं, दिस इज एंड ए एंड दिस इज एंड बी। तो लेट्स सी हाउ दिस इज डन। आप लोग सोचें, देखो जरा इसमें क्या हो रहा होगा। इसमें अगर मैं ए और बी के अक्रॉस इसको वापस से मोड़ दूं, क्या कर दूं मैं, वापस से इसे फोल्ड कर दूं,
तो देखें जरा मुझे क्या मिलता है, क्या ये सब पैरेलल में आएंगे? देखो ये आर इसके साथ, 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 क्या ये सब लोग पैरेलल में आ जाएंगे? और लाइन क्या है मेरे मोड़ने की? ए और बी के अलोंग, इसको आधे को इस तरह से मोड़ दिया है। तो मुझे जो सर्किट अब मिलने वाला है वो कैसा होगा? लेट्स सी। ये आर और आर इंटैक्ट है हमारे पास, ये हमारे पास इंटैक्ट, ये वाला पार्ट दिस विल बिकम r/2, दिस अगेन इज r/2। फिर इसकी बात कर लेते हैं, ये भी r/2 और ये वाला पोर्शन भी कितना बनेगा हमारे पास? r/2 बनेगा। ठीक है, ये बीच वाला हिस्सा जो बचा ये कितना बना? ये भी r/2 और ये भी r/2। तो ये मेरे पास में सर्किट जो है ये रिड्यूस होके कुछ ऐसा बचा। ये आर और ये आर ही रहेगा क्योंकि इसी लाइन के अक्रॉस इनको मोड़ा गया है, जबकि बाकी बचे हुए सारे सर्किट्स किस में कन्वर्ट हो गए हैं? दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू r/2। और क्यों r/2 में हुआ? क्योंकि ये मोड़ते ही क्या आ गए? इसके पैरेलल में आ गए। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं कि आगे इसका एनालिसिस कैसे होगा। आगे मैंने देखा कि फोल्डिंग सिमेट्री लगा दी। फोल्डिंग सिमेट्री के बाद में भी यार अभी इसे एनालाइज करने में प्रॉब्लम है। तो देखो अगर यहां से आई करंट चला, ये आई करंट था, यहां पहुंचा I1, यहां पहुंचा I2, और अगर मैं इसको इस वाली लाइन के अक्रॉस काट दूं तो क्या मुझे ये नजर आता है कि यहां पर अगर मुझे I चाहिए तो यहां पर I1 और यहां से I2 घुसना चाहिए। बिल्कुल नजर आ रहा है। तो मुझे इस वाले नोड के अक्रॉस ये वाली बात नजर आ गई कि इस नोड का होना ना होना हमारे लिए फ्यूटाइल है, मतलब कि ये बेकार है। ये नोड हो या ना हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस वाले नोड को हम लोग क्या कर देते हैं? इस वाले नोड को हम लोग रिमूव कर देते हैं हमारे पहले सर्किट की तरह। एंड आई एम लेफ्ट विद व्हाट? आई एम नाउ लेफ्ट विद आर, ये भी आर, अंदर ये आया अपना r/2, 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 ये r/2 और यहां पर ये कुछ इस तरह से r/2 की दास्तान हो गई, क्योंकि ये वाला नोड जो था इसको क्या कर दिया गया? इसको कर दिया गया रिमूव। ठीक है, जबकि ये दोनों थे R और बाकी सब किस में थे? पैरेलल में। दिस इज एंड A एंड दिस इज एंड B। इस तरह से इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में मैं बड़े आराम से इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो डिराइव कर सकता हूं। तो देखो यहां पर क्या ये दोनों r/2 किस में? सीरीज में। ये दोनों r/2 भी सीरीज में और ये आपस में किस में? पैरेलल में। तो नेक्स्ट सर्किट हमारा कैसा बनने वाला है? नेक्स्ट सर्किट जो बनेगा वो बना ये दोनों 2R सीरीज में। तो मुझे मिलता है A, ये हमारा पहला वाला 2R आ गया। नीचे की साइड में मैंने देखा r/2 का क्या बना? पहले तो ये वाला r/2, फिर इन दोनों का R। ठीक है, दिस इज r/2, दिस इज R, दिस इज 2R। ठीक है, यहां पर अब ये वाला r/2, ठीक है ना, और इन दोनों r/2 का क्या बन गया मेरे पास में? R। ये कंडीशन मेरे पास में अब आ गई। ठीक है, और ये कितना है हमारा? r/2। नेक्स्ट अगर इसका मैं सर्किट बनाऊंगा तो R और R का क्या बन जाएगा मेरे पास में? r/2। ठीक है, R और R का r/2 बना, तो अब मुझे क्या मिला यहां से? व्हाट आई विल गेट इज द नेक्स्ट सर्किट इज, ये आ गया 2R, ये आ गया 2R, यहां पर मुझे मिला r/2, ये भी मिला अब कितना? r/2, और यहां पर भी मिला कितना? r/2। ठीक है, ये हमारा एंड A, ये हमारा एंड B, तो हो गया r/2, r/2 और ये भी r/2। अब ये तीनों सीरीज में, ये इसके पैरेलल में, ये कितना हो गया? 3R/2 और 2R का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? यहां से R इक्विवेलेंट। सो इस तरह से इसमें मैंने दो सिमेट्री काम में ली। कौन कौन सी सिमेट्री? वन इज द मिरर सिमेट्री एंड द अदर इज द फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक है, पहले कौन सी काम में ली गई थी? फोल्डिंग, और बाद में जब फिर एनालिसिस नहीं हुआ तो मैंने इसमें कौन सी सिमेट्री लगा दी? मिरर सिमेट्री। ठीक है, और इस तरह से हमने सिमेट्रिक सर्किट्स के बारे में बात कर ली है।